स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से ज्ञान सरोवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज सरफेस केमिस्ट्री का क्लास नंबर 7 है, 7वां क्लास है। और आज के इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है लायोफोबिक यानी कि द्रव विरोधी और लायोफिलिक विलयन में अंतर। लायोफिलिक विलयन में अंतर, डिफरेंस इन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्यूशन। डिफरेंस नंबर पहला है कि जो लायोफोबिक विलयन होता है इसका जो पृष्ठ तनाव है, लायोफोबिक विलयन का जो पृष्ठ तनाव होता है वो परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। कहने का मतलब कि सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डिस्पर्सन मीडियम। जबकि अगर हम बात करें लायोफिलिक का, तो लायोफिलिक का जो सरफेस टेंशन होगा, जो इसका पृष्ठ तनाव होगा, वो परिक्षेपण माध्यम से कम होता है, यानी कि लेस देन डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इज लेस देन डिस्पर्सन मीडियम। ये रहेगा डिफरेंस नंबर पहला। अब हम बात करेंगे दूसरे डिफरेंस की, डिफरेंस नंबर 2। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो लायोफोबिक विलयन होते हैं इनका स्कंदन, इनका जो स्कंदन है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है। स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है और इसका जस्ट उल्टा, इसका जो स्कंदन है वो उत्क्रमणीय होता है। लायोफिलिक का स्कंदन उत्क्रमणीय होता है, यानी कि कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन इज इरिवर्सिबल एंड कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इज रिवर्सिबल। ये रहेगा डिफरेंस नंबर दूसरा। डिफरेंस नंबर थर्ड डिफरेंस ये है कि जो लायोफोबिक सॉल्यूशन होते हैं मैक्सिमम टाइम ये इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि लायोफोबिक सॉल्यूशन इज मेड अप फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी में लायोफोबिक विलयन जो होते हैं वो अधिकतर अकार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। वहीं अगर लायोफिलिक की बात करें तो लायोफिलिक जो है ये बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन, यानी कि ये अधिकतर कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। ये है डिफरेंस नंबर तीसरा। अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें, चौथे डिफरेंस का, तो जो लायोफोबिक सॉल्यूशन होते हैं ये होते हैं कलरफुल, यानी कि लायोफोबिक विलयन रंगीन होते हैं, जबकि जो लायोफिलिक होगा वो होता है कलरलेस, यानी कि रंगहीन होता है।
अगर डिफरेंस नंबर 5 की बात करें तो लायोफोबिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि ये अस्थाई, एक मिनट, बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, अनस्टेबल होता है यानी कि ये अस्थाई होता है, जबकि लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल होते हैं यानी कि अस्थाई होते हैं। ये है 5 डिफरेंस। एक एक्स्ट्रा देख लेते हैं, डिफरेंस नंबर छठा डिफरेंस ये है कि लायोफोबिक सॉल्यूशन से हम लोग जेल नहीं बना सकते हैं। जेल को हिंदी में स्लेस कहते हैं या आप जेल ही कह सकते हैं। तो लायोफोबिक से जेल नहीं बन सकता है, क्योंकि ये द्रव विरोधी है, तो द्रव का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा। और लायोफिलिक जो है उससे हम लोग जेल बना सकते हैं। जेल का हिंदी स्लेस, ठीक है, स्लेस या जेल बनाए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्यूशन। अब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा, थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट है जो बिहार बोर्ड पूछता है बार बार, उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं एक मिनट। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डायलिसिस, अपोहन। अपोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में यदि कोई सब्सटेंस घुला हुआ है तो उसको हटाया जाता है, यानी कि इसका अगर हम परिभाषा लिखें, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर ले। अपोहन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कोलाइड डिवीजन में घुले हुए पदार्थ को विसरण क्रिया द्वारा दूर किया जाता है। विसरण क्रिया द्वारा दूर किया जाता है। ये डेफिनेशन हो जाएगा डायलिसिस का, यानी कि अपोहन का। साथ में हम लोग ये भी लिखेंगे कि अपोहन की जो क्रिया है वो प्रायः मंद वेग से होती है। अपोहन की क्रिया प्रायः मंद वेग से होती है। मंद वेग से होती है, अतः इसके वेग को बढ़ाने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। विद्युत का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया वैद्युत अपोहन कहलाती है। यह प्रक्रिया वैद्युत अपोहन कहलाती है। In English, dialysis is a process in which a substance is separated from colloidal solution with the process of diffusion. Rate of dialysis is too slow, so current is used in this process. This is called electrodialysis. तो ये डेफिनेशन हो जाएगा इन इंग्लिश। अब डायलिसिस से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये हेट्रोजेनियस कैरेक्टर शो करता है। हेट्रोजेनियस कैरेक्टर शो करता है। कहने का मतलब कि विसमांग प्रकृति का होता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अपने पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमेशा 2 सब्सटेंस या 2 स्टेट्स आपस में मिले होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है
परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, यानी कि एक होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो पहला ये हो गया कि इसके अंदर विषमांग प्रकृति होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस कैरेक्टर होते हैं। पहला कौन सा? परिक्षिप्त अवस्था डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे इसके टिंडल इफेक्ट के बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में। अगर हिंदी में बात करें तो टिंडल प्रभाव के बारे में। तो कोलाइडी विलयन के गुण का दूसरा हो जाएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट में टिंडल जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, और टिंडल का जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो आया था 1869 में, 1869 में। तो 1869 में टिंडल क्या कहा था कि यदि हमारे पास कोई रियल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो चूँकि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो अच्छे से डिजोल्व होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूट का पार्टिकल दिखता नहीं है। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर आए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अगर ये इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पूरा काम करेगा, ठीक, इस तरह से। लेकिन ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है ट्रू सॉल्यूशन में, किसी भी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि वास्तविक विलयन के अंदर। तो वास्तविक विलयन के अंदर का ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो यदि हमारे पास दूसरे एग्जांपल के तौर पर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि इसका जो अपर सरफेस होगा वो प्लेन ना होकर थोड़ा सा इस तरह का होगा। अब अगर यहाँ पर लाइट आता है तो लाइट यहाँ आने के बाद इसका रिफ्लेक्शन का जो पाथ है वो फिक्स नहीं होगा। रिफ्लेक्शन सीधा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी कि इस लाइट का क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा दूसरा बात ये है, हम लोग देखते किसको हैं? हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को। तो अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन में लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको देखना है तो कहाँ आना पड़ेगा? इस पॉइंट पर आना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। जबकि इसमें स्कैटरिंग का प्रॉपर्टी हो रहा है, इस कारण से हम इसको कहाँ से देख पाए वो फिक्स नहीं है। यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से देख पाएंगे, किसी भी जगह से हम लोग इसको देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसमें लाइट स्कैटर्ड हो गया है। और कोलाइडल सॉल्यूशन के इसी प्रॉपर्टी को, कोलाइडी विलयन के इसी गुण को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे बड़ा वजह क्या है, बड़ा कारण क्या है कि इसके अपर सरफेस का रेगुलर ना होना, ठीक है, इरेगुलर सरफेस का होना, ठीक है। तो इस बात को हम लोग एज डेफिनेशन लिखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? टिंडल वाले बात से कि 1869 में टिंडल ने यह बताया कि किसी वास्तविक विलयन से प्रवाहित होने वाले प्रकाश को या प्रवाहित प्रकाश को देखने के लिए परावर्तन के मार्ग में आना होगा। परावर्तन के मार्ग में आना होगा, लेकिन कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
प्रकीर्णन के कारण उसे देखने के लिए एक निश्चित मार्ग का सहारा नहीं लेना पड़ता है या कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। निश्चित मार्ग नहीं होता है। कोलाइड डिवीजन का यह प्रभाव, कोलाइड डिवीजन का जो यह प्रभाव है, यह जो गुण है, ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगर इंग्लिश की बात, इन 1869 Tyndall has gave a theory about colloidal solution and said, to see optical property in true solution we must have to come in path of reflection, but in colloidal solution we can see this property from different points due to a scattering of light, because surface of colloidal solution is irregular. This effect is called Tyndall effect। ठीक है, तो ये हो जाएगा टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा काइनेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगला हेडिंग जो हमारा होना है वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। काइनेटिक प्रॉपर्टी, और काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इससे हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में। ब्राउनियन मोशन का संबंध जिस साइंटिस्ट से है उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने अपना जो थ्योरी दिया था वो दिया था इन 1827 में। इन्होंने कहा कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल का जो मोशन है इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि ये कैसे भी मोशन में रेगुलर रहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग देखेंगे एज थ्योरी। लिखना यह है कि 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ये एक अंग्रेज थे, और रॉबर्ट ब्राउन ने विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से कोलाइडी विलयन के कणों का अध्ययन किया। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से कोलाइडी विलयन के कणों के गति का अध्ययन किया तथा यह बताया कि कोलाइडी विलयन के कण अनियमित रूप से गतिशील रहते हैं और यह गति ब्राउनी गति कहलाता है। In 1827, Robert Brown has told about the motion of particle of colloidal solution, that particles of colloidal solution move irregular and its direction is not fixed. This motion is called Brownian motion। तो ये था ब्राउनियन मोशन के बारे में, यानी कि ब्राउनी गति के बारे में। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और अगले एक वीडियो में अब ये क्लास लास्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।